Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल देखे थे। आज के लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो सबसे पहली बात, सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। उनमें कुछ ऑर्गेनेल्स को हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। तो कुछ ही जो ऑर्गेनेल है उनको ही क्यों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम इंक्लूड करते हैं, ये एक क्वेश्चन है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम होता क्या है, ये एक क्वेश्चन है। तो आगे धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस का हम आंसर देखेंगे। तो सबसे पहली बात कि इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को अगर हमें डिफाइन करना है तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो वैसे ऑर्गेनेल्स जिनका फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हो उसको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स कहते हैं। कोऑर्डिनेशंस का मीनिंग क्या है, यानी उनका फंक्शंस एक दूसरे से लिंक्ड हो। तो यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है, ऑर्गेनेल्स देयर फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड आर कंसीडर्ड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यानी वह सारे ऑर्गेनेल्स जिसके फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हो उनको हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स में रखते हैं। अब इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स होता क्या है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो उसमें 4 ऑर्गेनेल्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। इन 4 ऑर्गेनेल्स को हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स में कंसीडर करते हैं। अब इन 4 ही ऑर्गेनेल्स को क्यों इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स में इंक्लूड करते हैं, इसका आंसर है क्योंकि इनके फंक्शंस एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब फंक्शंस कैसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं इसको हम थोड़ा आगे देखते हैं। अभी एक ब्रीफ रिव्यू देख लेते हैं। तो ये सेल है, सेल में ये न्यूक्लियस है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है वह न्यूक्लियस से अटैच रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स 2 टाइप्स के होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वन बाय वन डिटेल देखेंगे, अभी एक ब्रीफ रिव्यू देख रहे हैं यहाँ पे। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिससे राइबोसोम अटैच होता है उसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बोलते हैं। जिससे राइबोसोम अटैच नहीं होता है उसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स बोलते हैं। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के पास ही एक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको कैमिलो गोल्गी साहब ने ऑब्जर्व किया था आउल के सेल में। तो इस स्ट्रक्चर्स को उन्होंने नेम दिया गोल्गी बॉडी। अब इस गोल्गी बॉडी का जो ये पार्ट होता है उसको हम सिस्टर्नी नेम देते हैं, सिस्टर्नी। और कई सारे सिस्टर्नीज को मिलाकर हम गोल्गी बॉडी नेम देते हैं। इसके बाद इसके फंक्शंस को हम बाद में देखेंगे। इसी से अटैच रहता है लाइसोसोम, यानी कि अटैच हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है वह गोल्गी बॉडी और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों मिलकर लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। यानी फाइनली जो पैकेजिंग करता है वह लाइसोसोम्स करता है, इसलिए हम इसको पास कंसीडर किए। तो यह लाइसोसोम्स है और ये वैक्यूल्स है। तो अब गोल्गी बॉडीज में 2 फेसेस होते हैं। एक जो न्यूक्लियस के पास वाले जो फेस है उनको हम बोलते हैं सीस फेस या कॉन्वेक्स फेस या फॉर्मिंग फेस। और न्यूक्लियस के जो आउटर साइड वाले होते हैं, जो बाहर वाले फेस होते हैं, बाहर वाले गोल्गी बॉडी के जो फेस होते हैं उनको हम ट्रांस फेस बोलते हैं, मैच्योरिंग फेस बोलते हैं या कॉन्केव फेस बोलते हैं। राइबोसोम्स होता है वो एटीएस होता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। यहाँ पे ये चारों के बारे में हम एक ब्रीफ रिव्यू देंगे। अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल देखेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में हम देखेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। बट एक क्वेश्चन और यहाँ पे था कि इनके फंक्शंस कैसे कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जस्ट लिंक्ड रहता है यानी एसोसिएटेड रहता है न्यूक्लियस से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। और वैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जिससे राइबोसोम्स अटैच है उनको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स नेम देते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स देखिए कैसे फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होता है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लिपिड का सिंथेसिस किया। अब यह जो प्रोटीन्स है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स से ट्रांसपोर्ट होता है गोल्गी बॉडी के पास, और लिपिड्स है वह भी ट्रांसपोर्ट होता है गोल्गी बॉडी के पास। अब ये प्रोटीन जब
इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स में प्रोटीन्स और लिपिड्स आ जाते हैं तो उससे कार्बोहाइड्रेट्स का अटैचमेंट होता है। तो अगर लिपिड से कार्बोहाइड्रेट का अटैच हुआ उसको हम नेम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, और ये हुआ ग्लाइकोप्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। अब फिर फाइनली ये जो है फाइनली प्रोडक्ट निकलता है ग्लाइकोप्रोटीन, और ग्लाइकोलिपिड्स जो है वह पैक्ड होकर फाइनली पैक्ड होकर निकलता है। उसके बाद गोल्जी बॉडी वैसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जिसमें कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रहते हैं, इसके फॉर्मेशन करता है गोल्जी बॉडी, उसको हम नेम देते हैं लाइसोसोम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, उसमें कार्बोक्सिलेज भी होता है, लाइपेजेज भी होता है, न्यूक्लिएजेज भी होता है, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उसको हम नेमिंग करते हैं लाइसोसोम। और वैक्यूल्स, इसमें जो वेस्ट मटेरियल्स होता है जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ, वह वैक्यूल्स में आता है। तो अब देखिए कैसे फंक्शन कोऑर्डिनेटेड था यहाँ पे, क्यों इसको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोले। प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, सॉरी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, लिपिड का सिंथेसिस हुआ स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह प्रोटीन्स और लिपिड्स गए गोल्जी बॉडीज के पास, वहां पे ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, फाइनली पैक्ड मटेरियल्स में रिलीज हुए, और एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर जो कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कंटेन किया वह गोल्जी बॉडीज के द्वारा बना, तो उसको हम लाइसोसोम्स बोले। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कौन करता है। तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन, चूंकि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स और ये जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन जो बना हुआ है वह तो लिपिड और प्रोटीन्स का बना हुआ है, जो कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के द्वारा ही बनता है। तो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशंस की बात है तो मेरा आंसर जाएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड गोल्जी बॉडी। और लाइसोसोम्स का पैकेज कौन किया है, कौन पैक्ड किया है, तो मेरा आंसर जाएगा गोल्जी बॉडी। तो यहाँ पे प्रोटीन लिपिड्स बना, फिर गया मॉडिफिकेशन हुआ यानी ग्लाइकोसाइलेशन हुआ, उसके बाद फिर पैक्ड हुआ। अब ये तो आउटवर्ड जाएगा, अगर आउटवर्ड जा रहा है तो ये सिक्रेशन होगा, या इनवर्ड ये ट्रांसपोर्ट होगा। तो यहाँ पे उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स हुआ वो वैक्यूल्स में गया। तो यहाँ पे एक दूसरे से लिंक्ड है प्रोसेस। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपना मॉलिक्यूल बनाने के बाद ट्रांसफर किया गोल्जी बॉडी को, गोल्जी बॉडी से फिर ट्रांसफर हुआ या तो आउटवर्ड या इनवर्ड, मॉडिफिकेशन हुआ, पैकेजिंग हुआ, फिर लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल्स हुए वो आ गए वैक्यूल्स में। तो यहाँ पे एक दूसरे से फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, तो चूंकि एक दूसरे से फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड इसलिए इसको हम नेम करते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अब इसको हम वन बाय वन देखेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को, गोल्जी बॉडीज को के बारे में देखेंगे, इसके टाइप्स को देखेंगे, कंपोनेंट को देखेंगे, फंक्शंस को देखेंगे, लाइसोसोम्स के बारे में, वैक्यूल्स के बारे में, सबको हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, इसके बाद हम देखते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, इसको डिफाइन करना हो तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता क्या है, सबसे पहले ये हम जानेंगे। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एक टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है एंड एसोसिएटेड रहता है न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट रहता है वो। अब ये तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को हम डिफाइन किए। अब मैं ये पॉइंट्स लिख दिया हूं कि क्या क्या पॉइंट्स हमें बताना है, वन बाय वन मैं पॉइंट डिस्कस करते जा रहा हूं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप रीड आउट कर लीजिएगा। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को हम डिफाइन किए। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स जो है वह इंट्रासेलुलर स्पेस, इंट्रा मींस इनसाइड, यानी कि सेल्स के अंदर, यानी इंट्रासेलुलर सेल्स के अंदर वाले स्पेस को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसको नेमिंग करते हैं हम लूमिनल एंड एक्स्ट्रा लूमिनल। तो जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाले स्पेस होते हैं उनको हम लूमिनल बोलते हैं, और जो आउटसाइड वाले होते हैं उनको एक्स्ट्रा लूमिनल स्पेस हम बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कंपोनेंट्स के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के कंपोनेंट्स। तो तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स एंड वेजाइकल्स। अब सिस्टर्नी कौन से पार्ट होते हैं, ट्यूबुल्स कौन से पार्ट होते हैं, वेजाइकल कौन से पार्ट होते हैं। तो सिस्टर्नी जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, फ्लैटेंड एंड ऑन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का, उसको हम सिस्टर्नी, यानी कि ये जो पार्ट है मेरा ये सिस्टर्नी है। तो सिस्टर्नी है वह रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का
फॉर्मेशंस करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट्स आता है ट्यूबुल्स। तो जो ट्यूबुलर एंड ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में ऑफन ब्रांच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जो सिस्टर्नी है वह हमेशा ऑन ब्रांच्ड होता है। ट्यूबुल्स ब्रांच हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो ट्यूबुल्स है वह ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होता है एंड ट्यूबुलर इन शेप होता है, वह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का फॉर्मेशन होता है। तो सिस्टर्नी बनाती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और ट्यूबुल्स पार्ट जो होता है वह स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। वेजाइकल्स ओवल शेप्ड का स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है, वह वेजाइकल्स उसको हम नेमिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे अब बात आती है मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो इसके मॉडिफिकेशंस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है। अब ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हम नेमिंग क्यों करते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है उसको वह मॉडिफाइड वर्जन होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का। मॉडिफाइड वर्जन करने का मतलब कि वह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने में खुद में कैल्शियम को स्टोर करता है, इसलिए वो हम इसका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का मॉडिफिकेशन हुआ तो वहां पे इसको एक टर्म देते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसका बेसिकली जो वर्क होता है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस में वर्क मेन रोल प्ले करता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां प्रेजेंट होता है? कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स में कैल्शियम स्टोर करता है और क्या करता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब यहाँ पे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स को डिफाइन किए, इसके बारे में देखें, कंपोनेंट के बारे में देखें, मॉडिफिकेशंस के बारे में देखें। अब इसके हम फंक्शंस के बारे में देखते हैं। तो फंक्शंस की बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल सपोर्ट करने का मीनिंग क्या है? ये सेल है, इसमें ये मेरा ये सेल है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है। तो जो सेल मेम्ब्रेन है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है, तो एक जो दबाव है यानी कि उसको कोलैप्स होने से एक बचाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी एक मैकेनिकल सपोर्ट करता है ताकि वह शेप प्रॉपर बना रहे, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट यानी कि सेल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होता है वह भी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है। सेलुलर का सेल के जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें मेन रोल प्ले करता है। प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस भी करता है। ये तो कितनी बार रिपीट हो चुका है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड का सिंथेसिस करता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ये डिटॉक्सिफाई करके नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनाता है साइटोक्रोम P450 के प्रेजेंस में, या 450 या 480 ऐसा कुछ होता है, P440 एंड P480। अच्छा, इसको हम देखते हैं एक मिनट। तो डिटॉक्सिफिकेशंस में ये रोल प्ले करता है। तो अब हम गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वह ऑब्जर्व किए थे और इसका नेम किए थे सबसे पहले कैमिलो गोल्गी। अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम लिपोकॉन्ड्रिया एंड डिक्टियोसोम भी कहते हैं। लिपोकॉन्ड्रिया कब बोलेंगे? ये चूंकि यह लिपिड का सिंथेसिस करता है, लिपिड स्टोर करता है, मेन इसमें लिपिड का सिंथेसिस, इसलिए इसको लिपिडकॉन्ड्रिया कहते हैं। और डिक्टियोसोम प्लांट सेल में गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हम डिक्टियोसोम्स नेम करते हैं। इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स को मिडिल मैन ऑफ द सेल भी कहते हैं। मिडिल मैन ऑफ द सेल गोल्गी कॉम्प्लेक्स को मिडिल मैन ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि ये एक तरह से मीडिएटर का काम करता है। हम जस्ट इसके पहले आपको बताए थे कि कैसे गोल्गी बॉडी जो है वह प्रोटीन लिपिड्स को लेता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और उसको मॉडिफाई करता है, फिर उसको पैकिंग करके सेल से बाहर निकालता है, तो सेल सेक्रेशंस और इनसाइड भी उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो एक तरह से यह मीडिएटर का काम कर रहा है, यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लिया प्रोटीन लिपिड्स को और वह सेल का सेक्रेशन किया या ट्रांसपोर्ट किया, तो बीच में ये मीडिएटर का काम करता है, इसलिए इसको मिडिल मैन ऑफ द सेल भी कहते हैं। अब इसके कंपोनेंट पे देखते हैं, तो इसमें सिस्टर्नी होता है, ट्यूबल्स और वेजाइकल, ये तीन पार्ट होते हैं। सिस्टर्नी जो है, इस पार्ट को हम सिस्टर्नी बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको सिस्टर्नी बोलते हैं। ये लॉन्ग फ्लैटेंड एंड ऑन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होता है। इसके डायमीटर की बात करें तो 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। 0.5 to 1 माइक्रोमीटर होता है सिस्टर्नी। अब इसमें एक पॉइंट आता है सिस्टर्नी में कि ये जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। सिस्टर्नी आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है।
इस पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिएगा कि सिस्टर्नी जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड रहता है। हाँ, मैं यहाँ पे 3 सिस्टर्नी को बनाया, ये जरूरी नहीं है कि ये 3 सिस्टर्नी होगा, मैं यहाँ पे दिखाने के लिए 3 सिस्टर्नी को बनाया। ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा ही होता है, कम भी होता है, वैसे कम तो होगा नहीं, ज्यादा ही होता है। तो सिस्टर्नी यहाँ पे जरूरी नहीं है मैं 3 यहाँ पे बनाया हूं तो 3 ही होता है, ऑफन ज्यादा होता है। इसके डायमीटर्स को ध्यान रखिएगा और ये आपस में इंटरकनेक्टेड होता है सिस्टर्नी। तो ये रही सिस्टर्नी का बात। अब ट्यूबल्स क्या होता है? ट्यूबुलर लाइक शेप होता है, ट्यूबुलर इन स्ट्रक्चर्स होता है ट्यूबल्स, और यह इससे एसोसिएटेड होता है वेजाइकल ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है, जो कि एसोसिएटेड होता है सिस्टर्नी से भी एसोसिएटेड होता है और ट्यूबल से भी एसोसिएटेड होता है। और ये सारे सिस्टर्नी को मिलाकर हम नेमिंग कर देते हैं गोल्जी बॉडी। तो ये कंपोनेंट का बात रहा। अब गोल्जी बॉडी के फंक्शंस के बारे में हम देखते हैं। तो गोल्जी बॉडी है वह सेल का सेक्रेशंस करता है, बता चुके हैं कितनी बार, सेल का सेक्रेशन करता है। अब हाँ, सेल वॉल के सिंथेसिस, सेल वॉल को जो सिंथेसिस होता है उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्जी बॉडी। अब सेल प्लेट फॉर्मेशन क्या होता है? सेल डिवीजन में आगे आप देखिएगा कि सेल के डिवाइड होने से पहले सेल प्लेट का एक फॉर्मेशन होता है, उसके बाद सेल 2 टुकड़े में डिवाइड होता है। तो जो सेल का प्लेट जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में वो गोल्जी बॉडी ही करता है। एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम होता क्या है ये आप रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे मैं एक पॉइंट्स बोल दे रहा हूँ। स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान एक्रोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, वह गोल्जी बॉडी ही फॉर्म करता है। अब ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन करता है, ये भी पॉइंट इसके फंक्शंस में आ जाएगा। अभी बताया था यहाँ पे जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लिपिड बनाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स लिपिड बनाता है, फिर जाकर ये मॉडिफाई करता है, इसमें शुगर अटैच करता है तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाता है। तो फंक्शंस में ये सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम डिटेल में देखें। इसके बाद हम देख रहे हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का 2 पार्ट और मेरा रहा, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। तो इस पार्ट को भी हम देखते हैं। लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम देखें। अब लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स को देखते हैं। तो लाइसोसोम्स होता क्या है? लाइसोसोम्स एक्चुअली सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होता है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, उसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं। तो मेम्ब्रेन तो वो तो वैसे टाइप्स के तो वैक्यूल्स भी होते हैं, बट वह सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंटेन करता है उसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं। तो अब डाइजेस्टिव एंजाइम्स, वो कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे? जैसे कि लाइपेजेज होते हैं, प्रोटीएजेज होते हैं, न्यूक्लिएजेज एंड कार्बोहाइड्रेजेज होते हैं। अब इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स का वर्क क्या है? इन डाइजेस्टिव एंजाइम का वर्क क्या है? लाइपेजेज जो है वो लिपिड को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीएजेज प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिएजेज न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अब एक और डाइजेस्टिव एंजाइम्स में एक और बात आती है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं pH 5 pH पे ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। अब लाइसोसोम्स में एक और पॉइंट्स को देखते हैं कि लाइसोसोम्स सारे यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सारे यूकैरियोटिक सेल्स में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट आरबीसी, यानी मैमेलियन का जो मैच्योर्ड आरबीसी होता है उसमें एब्सेंट होता है। और किसमें एब्सेंट होता है? जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें लाइसोसोम्स एब्सेंट रहता है। एक बात यहाँ पे तो एक पॉइंट और माइंड में आ रहा होगा कि यूकैरियोटिक सेल्स में तो लाइसोसोम्स प्रेजेंट है तो ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेशन का वो ऑटोलाइसिस ये सब प्रोसेस कर रहा है, बट प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम्स की जगह पे लाइसोसोम्स का कौन सा ऑर्गेनेल्स है जो कि काम करेगा? उसमें कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनेल्स नहीं होता है। जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वही लाइसोसोम्स का वर्क करता है। अब पेरिप्लाज्मिक स्पेस होता क्या है? इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, वही एक्ट करता है एज ए लाइसोसोम्स का एक्ट करता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशंस, इंट्रासेल के अंदर का जो भी डाइजेशन होता है प्रोसेस वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। कोई भी डैमेज हो गया तो उस ऑर्गेनेल्स डैमेज हो गया उस ऑर्गेनेल्स को ही डाइजेस्ट कर देता है। अब एक ऑटोलाइसिस यानी स्टार्वेशन के कंडीशंस में कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स जो है वह उसका जो लाइसोसोम्स है वो खुद सेल्स को ही लाइसिस कर देता है, तोड़ देता है, खत्म कर देता है। वह जब कमी हो जाता है, स्टार्वेशन कंडीशंस आ जाता है तो वह ऑटोलाइसिस का प्रोसेस होता है। अब चलते हैं वैक्यूल्स पे। ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होता है, फाउंड होता है साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल।
मेनली ये प्लांट सेल्स में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है वैक्यूल्स, बट साइज उसका स्मॉल होता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में ये ऑब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट भी होता है तो उसका साइज वेरी स्मॉल होता है, और एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स का साइज वेरी स्मॉल होता है। यानी प्लांट सेल में ये मैक्सिमम अप्रॉक्स 90% वॉल्यूम तक ये ऑक्युपाई करता है वैक्यूल्स। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। वैक्यूल्स के टाइप्स होते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आ जाता है, फूड वैक्यूल्स आ जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स यानी जो अमीबा में वैक्यूल्स होता है वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होता है। उसका वर्क है कि वह ऑस्मोरेगुलेशंस को भी मेंटेन करता है। फूड वैक्यूल्स ये प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स होता है। मेनी ऑफन सारे सेल्स में फूड वैक्यूल्स होता है, तो मेनी सेल्स में होता है फूड वैक्यूल, जैसे प्रोटिस्टा में फूड वैक्यूल्स होता है। इसका फूड इंगल्फिंग का ये प्रोसेस है, फूड इंगल्फ करता है फूड वैक्यूल्स के थ्रू। अब इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, तो हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशंस ऑफ द सेल्स के ऑस्मोरेगुलरिटी को मेंटेन करता है वैक्यूल्स। अब ऑस्मोरेगुलेशंस क्या होता है? ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट फिजियोलॉजी में जो आएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, वहां पे अच्छे से आप ये समझिएगा। बट यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोल दे रहा हूँ ऑस्मोरेगुलेशंस के रिगार्डिंग। ऑस्मोरेगुलेशंस वह प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो यहाँ पे एक और पॉइंट्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में वो टॉक्सिक डिटॉक्सिफिकेशंस का जो आया था कि टॉक्सिस को नॉन टॉक्सिस में होता है, वह साइटोक्रोम P440 होता है। हमको कंफ्यूजन था कि 440 होगा या 480 होगा, P440 होता है, जो कि प्रेजेंट होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वह डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। तो ये सारी बातें थी इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स के बारे में। इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स के बारे में समझे। क्यों इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स कहते हैं इसको, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता क्या है, डिफिनीशन से लेके फंक्शन से लेके हर एक पार्ट को हम डिटेल में यहाँ पे देखें। अब हम नेक्स्ट लेक्चर आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।